अगर टैक्स का मतलब आपके लिए टेंशन है तो रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपके इसी टैक्स की टेंशन को भगाएंगे टैक्स गुरु के साथ। टैक्स गुरु है आपका पर्सनल टैक्स गाइड जो करता है टैक्स से जुड़े हर छोटी बड़ी उलझन को दूर। यहाँ आपको मिलता है टैक्स से जुड़े हर सवाल का जवाब और साथ में हम बचाते हैं आपका टैक्स भी। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव और आपके लिए टैक्स को आसान बनाएंगे हमारे टैक्स एक्सपर्ट, आप सभी के चहेते टैक्स गुरु सुभाष लखोटिया जी। तो हम इनसे पूछेंगे ढेरों सवाल, वो सारे सवाल जो आप हमें लगातार भेज रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं किन टॉपिक्स पर रहेगी खास नजर। समझेंगे क्या इनकम टैक्स रिटर्न में पत्नी को प्रॉपर्टी का कोनर दिखाना जरूरी है। प्रॉपर्टी बेचने से हुए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का कहां कर सकते हैं आप सुरक्षित निवेश, और अगर सालाना इनकम है 2.5 लाख से कम तो क्या रिटर्न भरना है फायदेमंद। तो इन सारे टॉपिक्स पर हम डिटेल में सारी जानकारी हासिल करेंगे। लेकिन फिलहाल टैक्स गुरु से समझते हैं बहुत जरूरी बात जी। रिटर्न भर रहे हैं हम सभी इसी महीने और आखिरी तारीख बहुत करीब आ गई है। लखोटिया जी, बहुत धक धक हो रही है क्योंकि मैं भर नहीं पाई और मुझे लगता है मेरे जैसे और भी कई लोग होंगे। 31 तारीख काफी पास आ रही है, मिस हो गई तो क्या होगा। पहले क्यों सोच रहे हैं कि रिटर्न फाइल करना मिस हो जाएगा मेरा। मैं तो बल्कि ये कहूंगा, सोचो जरूर जरूर टाइम पे रिटर्न फाइल करना है। 31 अगस्त के पहले करना है। प्रभु का आशीर्वाद ले लो और साथ में कंप्यूटर का आशीर्वाद ले लो कि भैया ठीक से भर देना रिटर्न हमारी, और रिटर्न भर दो। परंतु फिर भी लगे आपको कि नहीं, मुझे लगता है कि मैं रिटर्न समय पे नहीं भरूंगा नहीं, तो ऐसे में क्या करें। एक काम करो, और वो है जोड़ लो कितना टैक्स बनता है आपका आपकी इनकम के हिसाब से। उसमें से टीडीएस एडवांस टैक्स घटाने के बाद जो राशि बकाया बनती है देने के लिए, उसका भुगतान कर दो। कम से कम ये कर देंगे तो आपको पैनल इंटरेस्ट नहीं लगेगा, चाहे रिटर्न लेट हो जाए तो भी। चलिए, यानी टैक्स अगर बकाया तो उसे चुका दें और वैसे रिटर्न टाइम पर भरने की पूरी कोशिश करें। और मैं भी भरूंगी, आज मैं प्रण करती हूँ। और सवालों की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से प्रशांत कुमार सोनी जी हैं। नमस्ते सोनी साहब, बताइए क्या परेशानी है आपको, कोशिश करेंगे उसका जवाब देने की। पूछिए अपना सवाल। पहले तो लखोटिया टैक्स गुरु लखोटिया जी को मेरा बहुत नमस्कार। नमस्ते जी। सो मेरी क्वेरी है कि मैंने एक डुप्लेक्स लिया था जिसमें मेरी वाइफ और मेरे नाम पे रजिस्ट्री कराई हमने, और जो बैंक लोन लिया वो भी हम दोनों के नाम पे है। लेकिन मेरी जो वाइफ है वो हाउस वाइफ है, उनकी कोई इनकम नहीं है। तो जब मैं इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म ITR 2 फिल कर रहा हूँ, वहाँ पे एक क्वेश्चन वो पूछते हैं कि इज द प्रॉपर्टी इज को-ओन्ड। तो उससे मेरी क्वेरी है कि क्या मेरी वाइफ को-ओनर है। यदि को-ओनर है तो प्रॉपर्टी में क्या परसेंटेज शो करूं, क्योंकि रजिस्ट्री में इस टाइप से कोई भी क्लॉज मेंशन नहीं है। देखिए, ध्यान रखिए, क्या शो करूं ये प्रश्न मत पूछिए, एक्चुअल कागज देखिए। पति पत्नी ने दोनों ने कितना कितना परसेंटेज पैसा लगाया प्रॉपर्टी में, पर आपने तो बतला दिया कि पत्नी हाउस वाइफ है, एक पैसा नहीं लगाया, सारा पैसा आपने ही लगाया है। ऐसी स्थिति में आप केवल अपने नाम में ही प्रॉपर्टी को समझें और रिटर्न भरें। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अरुण सर देशपांडे जी का सवाल है ये, जो रिटर्न भरने जा रहे हैं और प्रॉपर्टी से जुड़ी उलझन में फंस गए हैं। इनकी बिल्डिंग पिछले फाइनेंशियल ईयर में रीडेवलपमेंट के लिए गई थी और इन्हें डेवलपर से 10 लाख रुपए हार्डशिप कॉम्पनसेशन मिले हैं। साथ ही शिफ्टिंग चार्ज रीइंबर्समेंट और ब्रोकरेज कॉम्पनसेशन भी इन्हें बिल्डर ने दिया है। जानना चाहते हैं कि इस पर टैक्स की देनदारी किस तरह से तय होगी। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपका फ्लैट चकाचक फर्स्ट क्लास बनने वाला है और आपको मिल रहा है बिल्डर से हार्डशिप कॉम्पेंसेशन। हार्डशिप कॉम्पेंसेशन कोई कैपिटल गेन नहीं है और इसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। ये बात कोई इनकम टैक्स एक्ट में लिखी हुई तो नहीं है, परंतु इस बारे में कई ट्राइब्यूनल के जजमेंट्स हो चुके हैं जो बोलते हैं कि हार्डशिप कॉम्पेंसेशन पर टैक्स नहीं। सेकंड पॉइंट है आपका लीव एंड लाइसेंस कॉम्पेंसेशन।
लीव एंड लाइसेंस फी का कॉम्पेंसेशन जब आपको मिलेगा उस पे टैक्स लगेगा, क्योंकि आपने कोई खर्चा नहीं किया। परंतु हाँ, अगर आप भी कोई भुगतान करते हैं लीव एंड लाइसेंस पेमेंट के बारे में, तब तो उतना बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तीसरा है शिफ्टिंग चार्जेस रीइंबर्समेंट। शिफ्टिंग चार्जेस तो ले लिए, पर सारा सामान अपनी गाड़ी में छोटा मोटा बार बार चक्कर लगा के शिफ्ट कर लिया, ऐसे में डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर एक्चुअल एक्सपेंसेस दिए आपने और उसके लिए रीइंबर्समेंट मिला तो डिडक्शन मिलेगा। और अगर ये हुआ कि समझ लो आपको मिले हैं 2 लाख, आपने खर्चा किया केवल 1.5 लाख, तो 1.5 लाख घटाने के बाद बाकी 50,000 रुपये टैक्स लगेगा। लास्ट पॉइंट हमने कहा कि ब्रोकरेज कंपेंसेशन। ब्रोकरेज मकान जो किराए पे लेने वाले हैं उसके लिए ब्रोकरेज दिया या नहीं दिया। अगर नहीं दिया तो कोई छूट नहीं मिलने वाली है, और अगर दिया तो जितना अमाउंट दिया उतनी ही छूट मिलेगी। इन्होंने एक अच्छा प्रश्न कर लिया, क्या ये अपने मकान में नहीं रह के किराए के मकान में चले जाएं और अपना मकान किराए पे लगा दें। जी हाँ, ये वास्तव में टैक्स प्लानिंग के लिहाज से बेहतर विकल्प है, क्योंकि आपका मकान किराए पे लगाएंगे तो आपको 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा, और ये 4-5 आइटम जो आपको प्राप्त हुई है इनके लिए जो खर्चा करेंगे वो भी मिल जाएगा। अगला सवाल, किस फॉर्म में भरे रिटर्न, ये जानना चाहते हैं कल्पेश पटेल। इन्होंने अक्टूबर 2014 में होम लोन की मदद से घर बुक किया था, जिसका पोजेशन अप्रैल 2015 में मिला है। इसके पहले ये अपने पुराने फ्लैट में रह रहे थे। जानना चाहते हैं कि रिटर्न भरने के लिए किस फॉर्म का इस्तेमाल इन्हें करना चाहिए। लखोटिया जी, देखो भैया, पहले देखो हम रिटर्न भर रहे हैं कब की, 31 मार्च 2015 की। उस समय आपके पास केवल एक मकान है, क्यों कि दूसरे मकान का पोजीशन अगले फाइनेंशियल ईयर में प्राप्त हुआ है, इसलिए आसानी से आप ITR 1 भर सकते हैं। और अगला सवाल रणधीर दहिया जो ये कर रहे हैं सवाल, ये अपने क्लोज रिलेटिव के लिए कर रहे हैं, खुद का नहीं है। ये इन्होंने क्लैरिफिकेशन भेजा है। इनके रिश्तेदार ने जुलाई 2014 में भारत में जॉब छोड़ दी और सितंबर से वो ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे हैं। जानना चाहते हैं कि क्या वित्त वर्ष 2014-15 के लिए वो NRI हैं, और इन्हें इनके जो NRI रिलेटिव हैं उन्हें किस फॉर्म में रिटर्न भरना होगा। बहुत बढ़िया, आप तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज से ज्यादा विदेश में रहे हैं, तो आप NRI हो गए। आपको रिटर्न फॉर्म नंबर 1 में इनकम टैक्स रिटर्न भरना है। इसी के साथ वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे, अगर पिछले साल प्रॉपर्टी बेचकर कमाया है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो कहां करें इसका निवेश। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु, जहां हम बचाते हैं आपका टैक्स और बनाते हैं टैक्स को आसान। रिटर्न भरने की अंतिम तारीख पास आ रही है, और ऐसे में आपने पिछले वित्त वर्ष में जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किए हैं उनमें क्लैरिटी जरूरी है। और एक सवाल जो हमारे कई दर्शक पूछ रहे हैं, उन्होंने प्रॉपर्टी बेची, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, लेकिन समय से इन्होंने प्रॉपर्टी नहीं खरीदी, दूसरी प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन बॉन्ड में निवेश नहीं किया, तो अब क्या करें? कोई रास्ता बचता है ऐसे लोगों के लिए लखोटिया जी? 6, 7 या 8 फिगर का हो गया गेन आपको पिछले वर्ष अर्थात फाइनेंशियल ईयर 2014-15 में बेची संपत्ति गेन हो गया, काफी सारा टैक्स बचाना चाहते हैं, अभी तक कुछ किया नहीं और रिटर्न भरने का समय आ गया। क्या करें? कुछ नहीं हो तो टैक्स दे दो, पर टैक्स इतना मोटा टैक्स देने की इच्छा भी नहीं है। ऐसे में ध्यान रखिए 2 चीजें। नंबर 1, अगर आपका कैपिटल गेन मार्च 2015 में हुआ हो तो आज आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आज भी इन्वेस्ट कर सकते हैं कैपिटल गेन बॉन्ड्स में, क्योंकि नियम है बिक्री के 6 महीने के अंदर अंदर निवेश करना पड़ेगा कैपिटल गेन बॉन्ड्स में। तो ऐसे व्यक्ति जिनके लिए 6 महीने समय पूरा होने में थोड़ा सा समय भी बचा हुआ है, वे तुरंत
सब काम छोड़ के जाएं, फटाफट निवेश करें कैपिटल गेन बॉन्ड में। अब आइए प्रॉपर्टी की बात। पैसे आ गए, रोज पासबुक देख के पूजा करते हैं, पासबुक की भगवान की पूजा करते हैं उसी तरह से, क्योंकि इतने बड़े पैसे कभी देखे नहीं, खर्च भी नहीं करने की इच्छा हो रही है। भैया खर्च तो अब करना पड़ेगा, टैक्स बचाना है तो अब क्या करूं? प्रॉपर्टी को समझ में आई नहीं। ऐसे में आप ध्यान रखिए, पहले तो नियम, जिस दिन प्रॉपर्टी बेची उसके 2 साल में रेडीमेड प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं या 3 साल में जमीन लेके मकान बना सकते हैं। अभी तक नहीं किया, चिंता मत करें। एक बात का ध्यान रखें, इनकम टैक्स की रिटर्न फाइलिंग की लास्ट डेट 31 अगस्त के पहले इस अमाउंट को जो आपको निवेश करना है टैक्स बचाने के लिए, उस अमाउंट को प्रॉपर्टी में अभी तक निवेश नहीं किया, चिंता नहीं है, उसे कम से कम कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा कर दें, तब आपका टैक्स बच जाएगा, चिंता बिल्कुल नहीं होगी। चलिए, तो अब चिंता दूर करते हैं उन लोगों की जो भेजते हैं अपने सवाल। और पहला सवाल है चंडीगढ़ के रविंद्रेश जी का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, टैक्स के नियमों पर क्लैरिटी चाहते हैं। नमस्ते सर, पूछिए अपना सवाल। जी, मेरा क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन इट। ये बात है, जब मुझे फेलोशिप मिलती थी तो मैंने एक बार इनकम टैक्स फाइल किया था 2010-11 असेसमेंट में। अब इनकम पूरी एग्जाम थी तो आइडियली मुझे आईटीआर फाइल नहीं करना चाहिए था, बट मैंने फिर भी फाइल किया एंड आई डिड नॉट मेंशन द एग्जाम इनकम इन द कॉलम। और उसकी वजह से हुआ ये कि एक डिमांड रेज होगी अराउंड 6,000 रुपीज की। उस टाइम पे मुझे पता नहीं था कि क्या करना है। अब लास्ट ईयर मैंने फिर से जब टैक्स फाइल किया तो फिर से ये डिमांड रेज हो गई। तो उस टाइम पे मैंने आंसर किया उनकी वेबसाइट पे इनकम टैक्स रिटर्न की, दैट आई डिसएग्री विद डिमांड, देयर इज एन ऑप्शन दैट यू कैन क्लिक डिसएग्री विद डिमांड। आई डिड दैट एंड एक्सप्लेन द रीजंस दैट आई जस्ट मेंशन। पर इनकम टैक्स ऑफिस से कोई भी रिप्लाई नहीं आया, ना तो उन्होंने एक्सेप्ट किया मेरा रिप्लाई और ना ही रिजेक्ट किया। अब इस साल जब मैंने फिर से आईटीआर फाइल किया तो इस साल मेरा अराउंड 1,000 रुपीज का रिफंड बनता था। तो मुझे एक नोटिस आया कि आपने क्योंकि पुराना डिमांड एडजस्ट नहीं किया तो आपका ये वाला रिफंड एडजस्ट कर दिया जाएगा उसके अगेंस्ट, और आपके पास सिर्फ 30 डेज हैं रिप्लाई करने के लिए। अब इस पोजीशन पे मैंने उनको एक ग्रीवेंस फाइल किया उनकी वेबसाइट पे, और अभी 15 दिन हो चुके हैं, उन्होंने उस पर भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। पहले आप कृपया ये बतलाएं कि क्या आपने स्कॉलरशिप की राशि को इनकम टैक्स रिटर्न में दिखला दिया, उसमें टैक्स दे दिया या दिखाया नहीं? नहीं, मैंने वहां पर शो नहीं किया कि मैं ये वाली इनकम एग्जाम्प्ट है अंडर सेक्शन 1016। पर इनकम में तो नहीं दिखलाया ना? नहीं, इनकम में दिखा दिया ना, इनकम में पूरा इनकम शो कर दिया, बट टैक्स ना तो पे किया ना ही एग्जाम शो किया। समझ गए? ऐसे में गलती टेक्निकली आपकी है। स्कॉलरशिप की राशि आयकर की धारा 10 के तहत कम्प्लीटली एग्जम्प्ट है, पर आपने उसको दिखला दिया, जोड़ लिया और टैक्स भी नहीं दिया। ऐसे में आप आयकर अधिकारी से पर्सनली मिले, अपनी समस्या समझाएं और बतलाएं, अन्यथा आपको जो 6,000 कितने रुपए है जो टैक्स बनता था अगर जोड़ देते तो वो टैक्स देना पड़ेगा। परंतु आयकर अधिकारी से मिलके उनको ये बतलाएं कि मेरे हिसाब से ये एग्जम्प्ट है और है भी आयकर कानून में, परंतु अलग से लिखना भूल गया मैं उस कॉलम में जहां पर एग्जम्प्टेड इनकम लिखा जाता है। अगला सवाल विश्वरूप जी का है। इनके पास 2 फ्लैट हैं, जिनमें पहला जनवरी 2013 में और दूसरा अप्रैल 2013 में खरीदा गया था। दूसरे फ्लैट का होम लोन खत्म हो चुका है, लेकिन पहले का अभी भी चल रहा है। दूसरे फ्लैट को इन्होंने जनवरी 2015 में किराए पर दे दिया था। जानना चाहते हैं कि टैक्स देनदारी कैसे तय की जाएगी? जो फ्लैट आपने अब किराए पे दे दिया, उसके किराए की जो इनकम है 3 महीने की, उस पर टैक्स लगेगा। 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा और साथ ही साथ जो बैंक को ब्याज दिया इस वर्ष वो भी आपका डिडक्शन हो जाएगा। छाया गुप्ता ने हमें मेल किया है। इनकी इनकम ट्यूशन से होती है, बैंक एफडी भी है, शेयरों और डिबेंचर के डिविडेंड से भी इनकी कमाई होती है। पिछले साल इनकी आय 2.5 लाख से कम हुई है। जानना चाहती हैं कि किस फॉर्म में इन्हें रिटर्न भरना होगा। रिटर्न भरने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है। फिर भी अगर रिटर्न भरना चाहते हैं तो ये रिकॉर्ड रहे, आने वाले समय में बैंक से लोन आदि लेने में सुविधा मिले, तो ऐसी अवस्था में आप भर दीजिए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म नंबर 1।
अगला सवाल जॉय सरकार का। जॉय एक एनआरआई हैं, ये टैक्स रिफंड क्लेम करने के लिए रिटर्न ऑनलाइन भरना चाहते हैं। जानना चाहते हैं कि रिटर्न कहां फाइल करें। रिटर्न आप भरिए, आपका जो रेलेवेंट असेसिंग ऑफिसर है उसके यहाँ, और उसको ही कॉलम में लिखिए। अब मेरा ऑफिसर कहाँ बैठता है, क्या नंबर है उसका, मुझे नहीं मालूम, चिंता की बात नहीं है। आपको गवर्नमेंट के वेबसाइट पे इसकी डिटेल और आंसर मिल जाएगा। वक्त हो गया है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद एक अहम जानकारी समझेंगे लखोटिया जी से कि क्या इनकम टैक्स रिटर्न में विदेश यात्रा के डिटेल्स देना जरूरी है या नहीं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु, रहिए हमारे साथ, बचाइए अपना टैक्स। रिटर्न भरने का सीजन है और इसीलिए इससे जुड़े सवाल भी हमारे पास कई पहुंच रहे हैं। कई लोग हमसे पूछ रहे हैं कि क्या इनकम टैक्स रिटर्न में विदेश यात्रा के डिटेल्स देने की जरूरत है, क्योंकि फॉर्म ITR 2 जो है उसमें एक FT शेड्यूल दिया गया है, जिस वजह से ये उलझन हो रही है। तो लखोटिया जी समझाइए, क्लैरिटी लाइए, देना है हमें विदेश यात्रा की डिटेल्स, नहीं देना है तो ये शेड्यूल FT क्या कर रहा है रिटर्न फॉर्म 2 में। ये बात तो आपकी सही है। मेरे पास ये ढेर सारे फोन आए पिछले 10-15 दिन में, लोग बोल रहे हैं कि FT शेड्यूल क्या है, किसको भरना है। FT का मतलब है फॉरेन ट्रेवल की डिटेल। आपको जरा बतला दें, अगर हम अभी जाके गवर्नमेंट की वेबसाइट पर फॉर्म नंबर 2 डाउनलोड करें, उसको पढ़ें एक एक अक्षर, तो हमको पता चलेगा FT शेड्यूल नहीं है। तो फिर ये कहां से आ गया FT शेड्यूल। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब इस साल नए रिटर्न फॉर्म आए थे उस समय फॉर्म नंबर 2 में FT शेड्यूल लगा हुआ था, परंतु अनेक चैम्बर ऑफ कॉमर्स और ढेर सारे टैक्स पेयर्स ने इस बारे में ऐतराज किया। अतः सरकार ने जब नए फॉर्म 2 जारी किए तो उन्होंने FT शेड्यूल को हटा दिया। इसका मतलब ये हो गया सीधा सीधा कहाँ फॉरेन ट्रेवल करने गए, क्या खर्चा किया, ये कोई डिटेल देने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। यानी शेड्यूल की चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये बस पुराने फॉर्म का हिस्सा था, नए फॉर्म में ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर गलती से आपने पुराना प्रिंट आउट ले लिया तो ये आपको शेड्यूल नजर आएगा। एक चीज और है, बाजार में जो फॉर्म मिल रहे हैं, जो वेंडर बेच रहे हैं, उसके अंदर अभी भी FT शेड्यूल लगा हुआ है। इसलिए अगर लगा हुआ वही फॉर्म आप ले आए उसको काट दीजिए। यह बेस्ट तो होगा कि गवर्नमेंट की वेबसाइट से ले लें डिटेल, और या FF में फ्री फंड में इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म लेटेस्ट लेने के लिए अपने आयकर ऑफिस में जाएं, वहां पर फ्री मिलेंगे आपको इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म। चलिए अब दूर करते हैं परेशानी अपने दर्शकों की। दिल्ली से जितेंद्र गर्ग जी मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्ते मिस्टर गर्ग, पूछिए अपना सवाल, क्या परेशानी है सर। नमस्कार लखोटिया सर। नमस्कार जी। सर मेरा सवाल ये है कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में मैंने एक महीने के लिए अपने क्लाइंट के लिए डायरेक्टली काम किया था। अच्छा। तो उसमें जो सैलरी थी वो डायरेक्ट क्लाइंट से मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुआ। ओके, तो अब जब मैं ITR फाइल करना है तो उस केस में अब सैलरी जो आई है वो फॉरेन से डायरेक्टली मेरे अकाउंट में आई है। तो करंट जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ वो उसकी CTC का पार्ट नहीं है। तो उसमें जो भी कंपनी के कंपोनेंट्स होते हैं डिडक्शंस के, लाइक HRA और ये सब चीजें, तो वो उसमें क्या मैं इंक्लूड कर सकता हूँ क्या, डिडक्ट करके शो करने के लिए। पहले तो ध्यान रखिए कि आपको दो चीजें मिल गई, दो तरह की इनकम हो गई। एक तो सैलरी जो करीब 11 महीने तक आपको मिली है, उस पर जो एप्लीकेबल टैक्स है वो TDS काट या एम्प्लॉयड ने। उसके बाद एक महीने आपको कोई एक कंसल्टेंसी का एक चेक मिल गया। कंसल्टेंसी का जो चेक आपको मिला है वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होगा, और उसके अगेंस्ट कोई खर्चा किया है उसको भी दिखला दीजिए। पर अगर इनकम कंसल्टेंसी की एक ही महीने में ढेर सारे लोगों से आई है, तब ये इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन हो जाएगा, तब भरना पड़ेगा फॉर्म नंबर 4। अगला सवाल है मनोज महर्षि जी का, जयपुर से। जानना चाहते हैं कि ITR 1 में एग्जेम्प्ट इनकम कॉलम में कौन कौन से ये इनकम दिखा सकते हैं, और क्या इनकी कोई लिमिट है, कोई सीमा है जिसका ख्याल रखना है। भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ। जी हाँ, लास्ट ईयर तो सीमा थी 5,000 रुपए तक एग्जेम्प्ट इनकम हो
तभी आप फॉर्म नंबर 1 भर सकते हैं। पर इस वर्ष फायदा हो गया, एग्जम्प्ट इनकम 5,000 से बहुत 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 ज्यादा है, पर एग्रीकल्चर इनकम नहीं है उसमें शामिल। तो जितनी भी राशि हो आपके एग्जम्प्ट इनकम की, तो भी आप ITR 1 भर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ लखोटिया जी धन्यवाद आपका हमारे दर्शकों की उलझन दूर करने के लिए। लेकिन टैक्स से जुड़ा कोई सवाल जो आपको परेशान कर रहा हो, आप भेज सकते हैं हमारे पास, हम इसका जवाब जरूर देंगे, अपने शो में शामिल करेंगे। आप अपने सवाल SMS के जरिए भेज सकते हैं। डीजे लिखकर भेज दीजिए अपना सवाल और नाम लिखकर 51818 पर भेज दीजिए। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं tax@moneycontrol.com पर, और ये पता जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है इस पर भी चाहें तो भेज सकते हैं अपने सवाल। याद रखिए, सवाल के साथ अपना नाम और फोन नंबर भी हमें जरूर भेजें। तो टैक्स गुरु में आज हमें यही इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर रहेंगे आपका टैक्स बचाने के लिए। नमस्कार।